Nazism and the Rise of Hitler. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. 45 के स्प्रिंग सीजन के समय में एक जर्मन बॉय रहता है जो कि 11 साल का है। उसका नाम है हेलमुट। वो अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए सुनता है। बहुत ही सीरियस टोन में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or he should commit suicide alone. हेलमेट के जो फादर थे वो बहुत फेमस फिजिशियन थे। तो उन्होंने बहुत लंबा डिस्कशन किया अपने वाइफ के साथ में। और वो इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या वो समय आ गया है जब हमारी पूरी फैमिली को सबको सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर उनको अकेले को सुसाइड करना चाहिए। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." हेलमुट के जो फादर हैं वो इस बारे में बात कर रहे थे रिवेंज के बारे में। मतलब कि जो एलाइज है, एलाइज जो होते हैं वो जब वॉर होता है तो जो कंट्रीज साथ में होती है उनको अलाइज बोलते हैं। का जो फियर है रिवेंज का, मतलब जो एलाइज है, जो साथ में जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी वॉर में, वो रिवेंज लेंगे। क्योंकि इन्होंने जर्मन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं और जो ज्यूज़ लोग होते हैं, ज्यूज़ लोग इज़राइल को बिलॉन्ग करते हैं। ज्यूस लोगों को यहूदी लोग भी बोलते हैं। तो जर्मन लोगों ने जो क्रिपल्ड, मतलब जैसे हैंडीकैप्ड होते हैं, और जो ज्यूस थे उन लोगों के साथ में इन्होंने बहुत बुरा किया था। तो इसी का रिवेंज लेने आएंगे कौन, अलाइज कंट्रीज। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स where they spent their last time together singing old children's songs. Later, Helmut's father shot himself in his office. ये सब बात हुई, डिस्कशन वगैरह हुआ दोनों फादर और मदर का। उसके दूसरे दिन जो था, हेलमुट के फादर वुड्स में, मतलब जंगल में, हेलमुट को ले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट हैप्पी टाइम साथ में स्पेंड किया, जहाँ पे उन्होंने गाने गाए, फेमस सॉन्ग्स गाए साथ में। उसके बाद में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली उनके ऑफिस में। Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. जो हेलमेट था उसने अपने फादर की जो यूनिफॉर्म थी वो पूरी ब्लड से भर गई थी, तो उसको उन्होंने जला दिया था उनके फायर प्लेस में। तो उसको वो याद करता है। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. तो ये सब का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया था हेलमेट को, क्योंकि वो बस 11 साल का था उस समय, इसीलिए। और उसने जो कन्वर्सेशन सुनी थी और जो असली में हुआ भी, तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया था। ये पूरा 9 साल तक के उसको यही ट्रॉमा रहा। तो उसने अपने होम में खाना खाने से मना कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी मदर जो है उसको पॉइजन दे देगी। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. वो हेलमेट है, वो तो बस 11 साल का था, उसको पता नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है, उसके फादर ने अपने आप को क्यों गोली मार लिया। पर उसके जो फादर थे वो एक नाजी थे और वो सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर के। Many of you will know something about the Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. जर्मनी जो है वो यूरोप में, जो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर था, उसका एक ख्वाब था, उसका एक सपना था जर्मनी को एक माइटी पावर में, मतलब बहुत बड़ी सुपर पावर में बदलने का, और पूरे यूरोप में कंट्रोल करने का, मतलब पूरे यूरोप को कॉन्क्योर करने का, पूरे यूरोप में अपनी पावर को स्प्रेड करने का उसका एक सपना था। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूस, बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। जो नाजिज्म है, जो नाजी लोग थे, उनकी सोच को नाजिज्म कह सकते हैं। ओके, तो एडोल्फ हिटलर जो था उसने ज्यूस लोगों को मारा था, ये कई बार हमने सुने हैं। पर जो नाजिज्म था वो ऐसे एक दो चुनिंदा एक्ट्स नहीं थे, ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, सिस्टम था पूरी एक रेस को ख़त्म करने का। ये एक आइडियोलॉजी थी वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के अराउंड, नाजिज्म को स्प्रेड करने की।
लेट अस सी व्हाई हेलमेट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। अब ये समझते हैं कि हेलमेट के फादर ने वो अपने आप को क्यों गोली मार दी थी और उनके जो डर का कारण था वो क्या था। इन May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. हमने शुरू किया था यहाँ से 1945 में स्प्रिंग सीजन से, मतलब मई महीने से पहले से 1945 मई में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया किसको, उनके अपोनेंट्स को, मतलब अलाइज को, क्योंकि उनको पता था कि उनके भार जो है निश्चित है वॉर में। तो उनके जो एडोल्फ हिटलर थे और उनके जो मिनिस्टर थे, प्रोपेगेंडा मतलब लोग उनके बहकावे में आ जाए और उनकी बातें सुने, तो ये एक नाजिज्म की एक चाल, मतलब प्रोपेगेंडा फैलाते थे वो लोग। तो इनका जो हिटलर था उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गेबल्स। तो क्या हुआ कि हिटलर ने, उसकी फैमिली, पूरी फैमिली ने और गेबल्स ने सुसाइड कर लिए एक साथ उनके बर्लिन बंकर में अप्रैल में। तो जो सरेंडर हुआ था जर्मनी का वो हुआ था मई 1945 में, और उसके एक महीने पहले अप्रैल 1945 में एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, और उसके पहले हेलमुथ के फादर ने भी उधर सुसाइड कर लिए थे। तो ये सब एक उनको पहले से पता चल रहा था जर्मनी के नाजिज्म लोगों को कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता करके, इसलिए वो लोग धीरे धीरे सुसाइड कर रहे थे। और इवन एडोल्फ हिटलर एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. तो जब वॉर ख़त्म हो गया, वॉर के एंड में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल, मतलब कि जो स्पेसिफिक चीज़ें उसको सॉल्व करने के लिए जो कोर्ट टाइप का लगाते हैं उसको ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो वो न्यूरमबर्ग में सेटअप किया गया ताकि जो नाजी थे, उनके जो नाजी क्रिमिनल्स थे, उनके क्राइम्स को, मतलब उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने क्राइम्स किए थे अगेंस्ट पीस, शांति के खिलाफ, और क्राइम्स जैसे कि ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ उन्होंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए थे, इसलिए उन्हें उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए ये ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया था न्यूरमबर्ग में। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? तो जर्मनी का रवैया था वॉर के समय में, स्पेशली वो एक्शंस जो कि कहलाते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कि सबसे बड़ा क्राइम, मॉरल, नैतिक और एथिकल क्वेश्चंस जो थे वो रेज हुए, और वर्ल्ड वाइड उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा जर्मन्स को। Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शेडो में जर्मनी ने कंडक्ट किया एक जेनोसाइडल वॉर। जेनोसाइडल वॉर मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप की क्लिनजिंग करना, बहुत बड़े लेवल पे एक पूरे ग्रुप का पूरा सफाया करना, मर्डर करना। और जर्मनी ने क्या किया, सिलेक्टेड ग्रुप्स, इनोसेंट सिविलियंस जो थे यूरोप के, उनके खिलाफ इन लोगों ने मास मर्डर किया था। ओके, द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, and 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. तो क्या किया इन सब लोगों में, इनोसेंट सिविलियंस में यूरोप के कौन कौन शामिल थे? 6 million ज्यूज मतलब यहूदी लोग। जो यहूदी लोग हैं वो मेनली जुडाइज्म रिलीजियन को फॉलो करते हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम लोग नाजिज्म और जर्मनी के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये लोग बिलोंग करते हैं, ज्यूइश लोग, इसराइल को, और ये वहाँ के रेसिडेंट्स हैं। और पर ये जो वर्ल्ड वॉर 2 था उस समय में ये लोग पूरे यूरोप में फैले हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तब हिटलर ने इन 6 million ज्यूज़ का मास मर्डर किया था, जेनोसाइड किया था। उसमें 2 लाख जिप्सीज भी थे। जिप्सीज मतलब कि जैसे कि जो नोमैड्स होते हैं, जो कि यूरोप में जाके बसे हुए थे, दूसरे जगह के लोग, उन लोगों का मर्डर किया। फिर 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस का मर्डर किया था, और 70,000 जर्मन्स जो कि मेंटली और फिजिकली
डिसेबल्ड थे, उन लोगों का भी इन लोगों ने मास मर्डर किया था। और बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो कि नाज़ी को सपोर्ट नहीं करते थे, इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, उनको भी ये लोग जो है सज़ा देते थे। तो ये था इनका क्राइम। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. तो नाज़िज़्म लोग जो थे, ये लोग क्राइम तो किए, इन लोगों ने डेथ तो बहुत सारे लोगों की की है, पर उसको जिस हिसाब से किए, जिस तरीके से किए, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिमिनल वे है। तो वो किस तरीके से था, इन लोगों ने कंडक्ट किया ऐसा किलिंग जो कि कभी किया ही नहीं गया है हिस्ट्री में। तो इन लोगों ने क्या किया था कि जो इनोसेंट पीपल्स थे, जो कि इन सब कम्युनिटीज़ को बिलॉन्ग करते थे, जिप्सीज़ वगैरह, ज्यूज़ वगैरह, ओके, इन लोग को क्या करते थे, ये लोग गैस चैम्बर्स में डाल देते थे, और जहाँ पे इन लोगों की मौत हो जाया करती थी। जैसे उनमें से एक सेंटर है ऑशविट्ज़। ऑशविट्ज़ को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत फेमस गर्ल है जिसका नाम है एनी फ्रैंक, तो वो भी ऑशविट्ज़ कैंप में रही थी। भी एक ज्यूज़ गर्ल थी। द न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाज़ीज़ टू डेथ। जो ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया था न्यूरेमबर्ग में, उसमें सिर्फ जो 11 हेड थे नाज़ीज़ के, जो कि लीड कर रहे थे नाज़िज़्म को, सिर्फ उनको डेथ सेंटेंस दिया गया। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और बाकी सब जो थे उन लोगों को इम्प्रिजन कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया गया, उम्र कैद दे दी गई। और हिटलर तो पहले ही मर गया था। द retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. जो मॉरली राइट जो सज़ा है, मतलब जो मिलना चाहिए था उन लोगों को, क्रिमिनल्स को सज़ा, वो तो दी गई। फिर भी ये जो पनिशमेंट जो दी गई थी, ये उस ब्रुटैलिटी को मैच नहीं करती थी, और जो एक्सटेंट थे, जो क्राइम्स इन लोगों ने किए थे, उसके हिसाब से ये सज़ाएँ तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने गैस चैम्बर्स में इनोसेंट लोगों को मारा था। उसके हिसाब से ये सज़ाएँ बस काफ़ी नहीं। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसमें भी जर्मनी का इन्वॉल्वमेंट था, और उस समय जो जर्मनी को सज़ा दी गई थी, वो बहुत ज़्यादा थी, और हिटलर का राइज़ भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वो सोचता था कि जर्मनी के साथ बहुत ही इम्पार्शियलिटी, मतलब पार्शियलिटी हुई है करके। तो इसलिए वो जो अलाइज़ थे, वो लोग सज़ा तो देना चाहते थे, पर इतनी हार्श नहीं, जो कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में दी हुई थी। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. तो बहुत सारे लोग को ऐसा लगा कि जो नाज़ी जर्मनी का राइज़ था, वो इसलिए हुआ इतना ज़्यादा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस था जर्मनी का एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उस समय भी जर्मनी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बहुत सारे उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। तो ऐसा लगता है कि जो नाज़िज़्म था, उसका राइज़, और एडोल्फ हिटलर का राइज़ उसी वजह से हुआ था। एलाइज़ टर्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ़ जर्मनी के बारे में नहीं है, पर ये यूएसए, जापान सबके बारे में है। तो कौन एलाइज़ था, कौन एक्सिस पावर में था। एक्सिस पावर मतलब जो कि अपोनेंट्स होते हैं, उनको एक्सिस पावर बोलते हैं, जो कि अपोनेंट्स होते हैं, और एलाइज़ जो कि साथ में होते हैं। एलाइज़ मतलब द अलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस इन 1941। दे वर जॉइन्ड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए। यूके और फ्रांस सबसे पहले साथ में थे, फिर 1941 में इसमें जुड़ गया यूएसएसआर, मतलब सोवियत रिपब्लिक, ओके। उसके बाद में यूएसए भी इसमें जुड़ गया था अलाइज में, एंड दे फॉट अगेंस्ट द एक्सेस पावर्स, नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। तो जर्मनी, इटली और जापान साथ में थे, और यूएसए, फ्रांस, यूके और यूएसएसआर, ये लोग साथ में थे। अब जो जापान है, यूएसए है, इनके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। जेनोसाइडल मतलब किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल, मतलब एक लार्ज स्केल पे किलिंग करना और डिस्ट्रक्शन करना एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल का, जैसे कि ज्यूस लोगों का हुआ था। ये है एडोल्फ हिटलर की फ़ोटो, और इसमें से एक होगा ग्यूबल्स, जो कि उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था वो। तो हिटलर सेंटर में है, ग्यूबल्स जो है वो लेफ्ट में है। ये लोग जो है एक ऑफिशियल मीटिंग करके निकल रहे थे 1932 में। Next part will be explained in the next video.